नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, ये ना सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए बल्कि और जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इसमें स्पेशली रेलवे ग्रुप डी को ही टारगेट करके चलेंगे। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के साथ अंत तक आपको बने रहना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, और एक एक क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसके साथ उन क्वेश्चंस का एनालाइज भी करेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे, ताकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो सकें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो अपडेट है हमारी तरफ से, ये जो सीरीज़ है इसकी अपडेट आगे आपको बहुत जल्दी और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 18 मई 1974 को किया था और पोखरण में किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण की बात की जा रही है, कब किया, कहाँ किया। कब किया? 18 मई 1974 को किया। और कहाँ किया? तो ये किया पोखरण में। तो पोखरण, और ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना या आर्थिक आयोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का अर्थ है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि आर्थिक आयोजन या आर्थिक योजना पर दोनों को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फिल्म कौन सा था? तो भारत का जो पहला फिल्म था वो आलम आरा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बार कौन चढ़ा है? तो संतोष यादव चढ़ी हैं उस पर सबसे ज़्यादा बार। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, संतोष यादव। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और एक और है उसी से मिलता जुलता, पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है? यानी प्याज के किस भाग में खाद जमा होता है? तो प्याज का जो शल्क पत्र होता है, शल्क पत्र भाग में खाद जमा होता है। तो शल्क पत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की जो तैयारी है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दायित्व है, यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी है? सीएसओ की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों, सुबह का तारा या शाम का तारा या भोर का तारा, ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह के ये उपनाम है, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाइनिंग स्टार। सबसे ज़्यादा चमकीला तारा भी यही है और सबसे ज़्यादा गर्म तारा भी यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। नील नदी जो मिस्र में जो गिरती है मिस्र में, जिसको मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कथकली जो नृत्य है वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज्य दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो ये जो नई पार्टी बनाई थी ये चितरंजन दास के नेतृत्व में बनाई थी। तो चितरंजन दास यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले डॉक्टर मनमोहन थे। तो मनमोहन सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उस समय ये वित्त मंत्री थे
भारत के, उसके बाद ही प्रधानमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन वृक्ष यानी वन वृक्ष के संबंध से है। ये उत्तराखंड की घटना है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, जहाँ पेड़ों से चिपककर लोगों ने पेड़ों की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृत्रिम भूमि किस जिले में है? तो ये उज्जैन में है, तो उज्जैन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। मध्य प्रदेश के लगभग कितने भाग पर वन हैं? तो मध्य प्रदेश के लगभग 1/3 भाग पर वन है, तो 1/3 यहाँ पे आपका 1/3 भाग पर वन है। मध्य प्रदेश राज्य में किस स्थान पर रेलवे स्लीपर का निर्माण किया जाता है? तो रेलवे स्लीपर का निर्माण किया जाता है बुथनी और बनखेड़ी में, तो बुथनी और बनखेड़ी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का हिमांक बिंदु है? तो पानी का हिमांक बिंदु है 32 फ़ारेनहाइट। तो 32 फ़ारेनहाइट किसका हिमांक बिंदु है? पानी का हिमांक बिंदु है वायुमंडलीय दाब पर। अगला है, रेफ्रिजरेटर में कॉलिंग कॉइल्स होती है, तो कॉलिंग कॉइल्स होती है, इवेपोरेटर को कॉलिंग कॉइल्स बोलते हैं रेफ्रिजरेटर में, और फ्रेऑन गैस उसमें भरी जाती है कूलिंग के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वो है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। देखिए, जंग लगने पर उसमें ऑक्साइड जो है वो ऐड होता है, इसलिए लोहे का भार बढ़ता है जंग लगने पर। लेकिन आम धारणा यह है कि लोहे का भार घटता है, लेकिन लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। अगला है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में आपकी जस्ता धातु इस्तेमाल की जाती है, तो जस्ता इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो वो है CO2। CO2 सबसे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, तो लखनऊ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, लक्ष्य क्या है? तो जो लक्ष्य है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक जो DRDO ने बनाया है, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है लक्ष्य। यहाँ पे लक्ष्य की फुल फॉर्म है ये, सॉरी, लक्ष्य जो है ये DRDO ने बनाया है इसको। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, तो लखनऊ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को अपनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने आपकी राज्य अपहरण नीति को अपनाया है, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेंड्स डिस्कस किए जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि जो आपको बीच में बताया जाता है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हो सके तो इनका, या तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको इनको याद रखने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। द बुल फाइट स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे आपके, वो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको गीतांजलि के लिए टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले, तो यहाँ पे टैगोर जी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो यहाँ पे अप्सरा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है, तो अप्सरा यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला है, ड्रिल के बार बार टूटने का क्या कारण है? तो बेयरिंग में टूट फूट होना ड्रिल के बार बार टूटने का कारण है।
तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। अगला है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अधिवेशन में स्वीकार किया गया था वो था आपका लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया था। अगला है निप्पॉन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है। तो निप्पॉन या निप्पन का अर्थ है सूर्योदय का देश, यानी द कंट्री ऑफ सनराइज। तो सूर्योदय का देश निप्पॉन ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अगला है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा शुरू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कॉर्नवालिस कोड लाया था जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो बंगाल के भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट होता है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो ये आपको याद रखना है। अगला है जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है, पद नहीं है ये पथ है, तो बाहर की ओर झुकता है, ये ग्रेविटी की वजह से, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सही रहे उसके लिए वो बाहर की ओर झुकता है। ये आपको याद रखना है। अगला है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो मेघानंद देसाई यानी एम देसाई ने लिखी है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है नेहरू जी ने। आपको याद रखना है ये चीज़। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। तो नेक चंद नामक जो थे उनका बनाया हुआ है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। तो यहाँ पर ये आपका नेक चंद करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो माउंट आबू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा पेस हमने बरकरार रखा है ताकि आप हम मोर क्वेश्चंस यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसमें आपके कवर कर सकें, इसलिए स्पीड थोड़ी है। आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, आपको रीप्ले करके इसको देख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका रिवीजन भी लग जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी रेलवे जोन नहीं आता है। तो उत्तरी रेलवे जोन मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है। तो कोयला उत्पादन में जो एमपी का जो स्थान है वो है चौथा। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी फोर्थ उसका प्लेस है कोयला उत्पादन में। अगला प्रश्न है प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो प्रदेश का यानी एमपी का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। तो ग्वालियर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो गम्मत जो है वो मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो चाल आपकी अदिश राशि है। तो चाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है किस तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु क्रमांक 6 है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका जो आपका सिंबल है वो सी है और परमाणु क्रमांक है इसका 6। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है आपका वो हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। तो यहाँ पे हृदय आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांव भरने की प्रक्रिया घाव भरने की सॉरी गांव नहीं है ये घाव है। तो घाव भरने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है, तेज हो जाती है घाव भरने की प्रक्रिया। तो ये होती है विटामिन के की वजह से, क्योंकि ये क्लॉट बनाता है ब्लड का, ये खून का थक्का जमाने में सहायक है, इसलिए घाव भरने की प्रक्रिया इसमें तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे उसका तापक्रम पर ये करेक्ट आंसर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, उसके तापक्रम पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो अल्फा किरण आपका यहाँ दूसरों से भिन्न है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला
समझौता कब संपन्न हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता जो आपका अप्रैल 1965 में संपन्न हुआ था। तो अप्रैल 1965 यहाँ पे आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। तो इसरो का जो मुख्यालय है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, वो है बेंगलुरु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में निर्धारित किए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जिनको संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने का श्रेय दो लोगों को जाता है। इसकी कोशिश की थी राजा राम मोहन राय ने, और इसको आपका किया था ऑफिशियली इरेडिकेट किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, जो पंच झील जो हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में, उनमें से एक है ये। तो लेक सुपीरियर क्या है? फ्रेश वाटर की यानी स्वच्छ मीठे जल की सबसे बड़ी झील है दुनिया भर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप या न्यूमूरे द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। न्यूमूर आइलैंड पर जो आपका डिस्प्यूट है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला प्रश्न है, हिटलर का उपनाम क्या था? तो फ्यूहरर जो है हिटलर का उपनाम था, फ्यूहरर। तो ये आपको याद रखना है। हिटलर की जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माइन कॉम्फ यानी मेरा संघर्ष। तो माइन कॉम्फ नाम से उसको आपको याद रखना है। हिंदी में उसका अर्थ हुआ मेरा संघर्ष। माइन कॉम्फ जर्मन भाषा के दोनों शब्द हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो आपकी नेट एनडीपी को ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय क्या होती है? नेट एनडीपी। नेट एनडीपी आपकी निवल उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो देखिए, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में दे रखा है। तो ऋग्वेद में क्या है? आपका गायत्री मंत्र है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं आपके मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह। तो यहाँ पे है अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई। तो यहाँ पे ये आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, ROM का पूरा रूप क्या है? तो ROM रोम का पूरा रूप है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों को बहुत बहुत पूछते हैं और आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और दूसरे व्यक्ति जो थे इनके साथ थे उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है उसकी घोषणा 3 बार अब तक की गई है। तो यहाँ पे 3 बार आपको ये याद रखना है, 3 बार। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी। और ऐसे भी पूछ सकता है कि तराइन का युद्ध या तराइन की जो लड़ाइयाँ हुई थी वो किसके और किसके बीच में हुई थी? तो वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके ऊपर मूवी बनने जा रही है एक, जिसमें अक्षय कुमार स्टारर हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं?
तो देखिए पृथ्वी के एक ओर है शुक्र और एक ओर है मंगल, तो मंगल और शुक्र के बीच में है पृथ्वी, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल यहाँ पे आपको याद रखना है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो बिल्डिंग है वो हैदराबाद में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। आगे देखते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पे आपसे। हम फिर से एक बार कह देते हैं कि इनको बहुत बहुत ध्यान से आपको सुनना है, वीडियो को रिपीट पे सुने, बार बार सुने। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं या फिर से भी रिपीट पर सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया है एमपी का। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है। तो 3,08,244 वर्ग किलोमीटर आपका मध्य प्रदेश का क्या है, आपका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी को। और यहीं पे हम आपको बताते चलें साथ ही कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण गंगा तो एक गंगा है ही, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और उसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और एमपी की गंगा कहा जाता है नर्मदा को। अगला है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल आपके तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तो तांबा और जस्ता यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो देखिए आसुत जल जो है आपका मिश्रण नहीं होता है। यहाँ ये पॉइंट वैसे तो आपको ये रिलेटिव में दे रखा होगा, इसके साथ और भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आसुत जल मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्यों? देखिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, वहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से, वायुदाब कम होने की वजह से पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबल जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ करने में अग्रसारित करता है? तो विटामिन ए आँखों को स्वस्थ करने में अग्रसारित है, यानी सबसे टॉप पर है ये, जो अंडे और दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो मानव रक्त का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। तो आपको याद रखनी है ये चीज़, मानव रक्त का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपका कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, जो कि धूप से भी बनता है। तो विटामिन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए शीशा जो है आपका वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो शीशा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 में हुआ था। तो 1971 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1971 में ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, जिसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुवनंतपुरम आपकी केरल की राजधानी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये वैसे ही बोला जाता है, एक उपनाम है। तो मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वैसे ही चाइना की वित्तीय राजधानी बोला जाता है संघाई को, और पाकिस्तान की बोला जाता है वित्तीय राजधानी कराची को। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो कोलकाता प्रेसिडेंसी बैंक आपका पहला भारतीय बैंक था। तो कोलकाता प्रेसिडेंसी बैंक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पहली भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म का मतलब है जिसमें
एक्टर्स ने खुद बोल के अभिनय किया और भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी जिसमें केवल अभिनय था, मूक अभिनय था। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो देखिए मणिपुरी आपका एक शास्त्रीय संगीत है। तो मणिपुरी यहाँ पे आपको याद रखना है। तो मणिपुरी क्या है? मणिपुरी एक शास्त्रीय संगीत है। ओडिसी भी एक शास्त्रीय संगीत है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में स्थित है। तो वायुमंडल का जो समताप मंडल वाला भाग है उसमें ओजोन परत आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था आपका, और 44वें संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो तानसेन जो थे आपके वो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो देखिए केंद्रीय मंत्री वैसे तो मंत्रिपरिषद पूरी लोकसभा का बहुमत प्राप्त होने तक अपना पद संभालेगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक और उसी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं उन्हें नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री को हटाया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन सिद्धांततः ये कहा जाता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक कोई मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो कलचुरी राजवंश आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो कलचुरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको मावठ कहते हैं। तो मावठ यहाँ पे आपको याद रखना है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठ, आम्र वर्षा और ऐसे ही इसको बोला जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है? तो देखिए होशंगाबाद ज़िले में आपका मध्य प्रदेश एमपी में सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? तो पीथमपुर में आपका मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग समूह है। तो पीथमपुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग बनाया गया है आपका 1876 में। तो 1876 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम रेल मार्ग 1876 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे लिखा जाता है, ये आर यहाँ नहीं होता रहा। तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोला जाता है विटामिन सी को। अगला प्रश्न आपके सामने है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है। तो जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला ग्रस्त होता है। तो डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होता है? तो गला ग्रस्त होता है आपका। तो आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई की वजह से परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है आपका। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपके एंडरसन ने की थी। तो
एंडरसन ने किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन की। अगला प्रश्न है भारी जल का अणुभार कितना है? तो भारी जल का जो अणुभार है वो 20 है। तो भारी जल का अणुभार क्या है? तो ये 20 है। तो 20 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होता है इसका। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो हैं सारे आपको याद रखने हैं, जो इम्पोर्ट सारे नहीं रखने याद, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, वही रिपीट पर पूछे जाते हैं जो हमने अपनी वीडियो में शामिल भी कर रखे हैं। आपको इन्हीं को पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको इनको याद भी रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या नहीं? तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में हुआ हो। अगला प्रश्न है रेहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रेहंद बांध जो है आपका वो सोन की सहायक नदी पर बनाया गया है। तो सोन की सहायक नदी पर क्या बनाया गया है? रेहंद बांध बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? तो ये जो आसियान संगठन है ये यूएनओ के साथ आपका एसोसिएट नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी बहुत सारे जो संगठन हैं विश्व के वो यूएन के साथ रिलेटेबल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो बंध पत्र या बॉन्ड आपका वैकल्पिक धन का उदाहरण है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली केरल का आपका प्रमुख नृत्य है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथकली। और कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक जो है आपका, कथक वो आपका यूपी का है। तो ये आपको भी याद रखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है मैन ऑफ आयरन या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है आपका केवल लोकसभा में। तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा को इस बारे में कोई अन्य शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। केवल 14 दिनों तक उस पर रोक लगा सकती है, सिफारिश दे सकती है, लेकिन लोकसभा माने या ना माने ये उसके ऊपर खुद डिपेंड है। तो आपका धन विधेयक पूरी तरीके से लोकसभा में पेश होता है और उसी को इसके बारे में संपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति और वही उसकी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है शुद्धता के मामले में। तो स्वर्ण आभूषण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला है कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनती है वो किस से बनती है? तो देखिए सिलिकॉन धातु की बनती है। तो सिलिकॉन की बनती है ये आईसी चिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार और बहुत एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है तेजरिया और मंदरिया, ये तेजाजी नहीं है ये तेजरिया है। तेजरिया और मंदरिया जो वाणिज्य टर्म हैं वो ये पहलू किससे संबंधित हैं? तो ये स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से ये संबंधित हैं। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों हैं। तेजड़िया को बोलते हैं बुल और मंदड़िया को बोलते हैं बियर, यानी बुल बैल और भालू। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। बंगाल के गवर्नर जनरल का, प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले शामिल हैं? तो इंदौर वाला जो संभाग है मध्य प्रदेश का उसमें सबसे ज़्यादा ज़िले शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से मिलती है और मध्य प्रदेश पूरी तरीके से भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी राज्य है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है
मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनों वाला ज़िला कौन सा है? तो शाजापुर जो ज़िला है वो न्यूनतम वनों वाला ज़िला है मध्य प्रदेश में, शाजापुर। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका किस में बनती है? तो ये अस्थि मज्जा में या स्प्लीन में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में आपके 44 गुणसूत्र होते हैं। तो 44 गुणसूत्र किसमें होते हैं? मानव कोशिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपका जो चेचक होता है वो वायरस या विषाणु की वजह से होता है। तो चेचक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक और है हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी भी आपका वायरस की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो देखिए एजुराइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, और बॉक्साइट आपका इसका अयस्क है एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, समकोण पर रखे दो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो समकोण पर रखे दो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों की संख्या होगी 3। तो 3 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में क्या होगा? तो देखिए अवास्तविक जो है इसका प्रतिबिंब होगा। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ होती है? तो टिबिया नामक अस्थि आपकी जांघ में होती है। तो जांघ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संचित नहीं किया जाता? तो यकृत द्वारा संचित नहीं किया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए किसके द्वारा संचित नहीं किया जाता? यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है, जो उसके शल्क पत्र होते हैं वो कभी उसका तना होते हैं, तो तने का परिवर्तित रूप है प्याज। अगला प्रश्न है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतर पोषक तत्व छोटी आंत द्वारा रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो बीपी सिंह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे एम एस स्वामीनाथन जी। तो एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से है। तो दूध से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है आपका अंतिम मुगल शासक था। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, जफर इसकी उपाधि थी। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कहीं, लेकिन हमने बता दिया है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, और राजस्थान में है अजमेर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी आपकी, वो सिंगापुर में की गई थी। तो सिंगापुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट। तो विजय घाट किसका नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर आपकी जोड़ती है किस किस को? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। और मसालों की एक और उपाधि है, वो पता नहीं, वो काली मिर्च को बोला जाता है। हाँ, काली मिर्च को यवन प्रिया बोला जाता है। काली मिर्च को क्या बोला जाता है? यवन प्रिया। यवन प्रिया का अर्थ है जो यवनों को बहुत प्रिय हो। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक थे आपके हिटलर। तो हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे, और मुसोलिनी फासीवाद के संस्थापक थे। आपको ये याद रखना है। हिटलर जर्मनी का था, और आपका जो है मुसोलिनी इटली का था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। तो यहाँ पे अकबर आपका करेक्ट आंसर होता है।
अगला प्रश्न है, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। तो घाटी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। तो लाल रंग से दर्शाया जाता है पर्वत और पहाड़ को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? तो ये की थी ए ओ ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना, जो एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी था जो रिटायर था। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की, ये एक संस्था थी। इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून पारित कब हुआ था? तो दल बदल कानून पारित हुआ था 1985 में। तो 1985 में हुआ था ये, और ये 10वीं अनुसूची में है, इसको रखा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो लैक्टोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किस में होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य में, और ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं संतोष यादव, और पहली हैं बछेंद्री पाल। ये नाम आपको याद रखने हैं दोनों ही। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनबी ने ध्वस्त किया था सोमनाथ मंदिर को, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले देविका रानी जी को किया गया था। तो देविका रानी जी सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई। अगला प्रश्न, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट क्या था? प्रथम उपग्रह था भारत द्वारा प्रक्षेपित। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़ग बासला में आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, खड़ग बासला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। तो अकबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। किसके लिए दिया था? ये दलितों के लिए दिया था उन्होंने। हरिजन का अर्थ है वो लोग जो हरि यानी ईश्वर को प्रिय हैं, जो ईश्वर के लोग हैं, ईश्वर हैं स्वयं में, उनको महात्मा गांधी ने बोला था हरिजन, दलितों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी भारत की झांसी की रानी। तो ये झांसी की रानी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार आपका पारा का प्रमुख अयस्क है। तो सिनेबार किसका है? पारा का प्रमुख अयस्क है। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है पौधे श्वसन करते हैं। तो पौधे पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं। तो पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं पौधे। अगला प्रश्न है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। तो हीलियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका जो कारण है वो है उच्च आवृत्ति, यानी उनकी आवाज़ पर हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से उच्च आवृत्ति होती है उनकी। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है आपका। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये यूएसए में है, न्यूयॉर्क शहर। अगला प्रश्न है आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध आपका नील नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आसवान बांध। तो नील नदी पे क्या बना है? आसवान बांध बना है नील नदी पे। तो नील नदी इसका सही जवाब है। पेंटागन क्या है? तो जो अमेरिका का रक्षा विभाग जो है उसके कार्यालय को पेंटागन बोलते हैं। उसकी बिल्डिंग का नाम एक्चुअली पेंटागन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो भारत विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जब भारत के विभाजन की ऑफिशियल घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1939 ईस्वी में। तो कब चुना गया था? 1939 ईस्वी में चुना गया था। अगला प्रश्न है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन ने सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछवाई थी अपने शासनकाल में। अगला प्रश्न है काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य आपका वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा अभयारण्य। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया निमिया नहीं है ये, एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? तो आयरन की कमी से मनुष्य जो है आपके एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। ये एनीमिया है, एनीमिया यानी रक्त की कमी को एनीमिया बोला जाता है। तो ये बीमारी है एक जो आयरन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी और उद्विकास, तीनों सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने ही दिए थे। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। तो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धावन धोने का सोडा। तो धोने का सोडा किसका नाम है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। अगला प्रश्न है दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु किस में काम आते हैं? दूध से दही जमाने में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी आपकी 7। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य कौन थे? B.R. अम्बेडकर। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है 1942 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1942 में। किसकी? HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे सोम। तो सोम किसके देवता थे? ब्राह्मणों के सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी के मंदिर नागर शैली में आपके निर्मित मंदिर हैं। मंदिर निर्माण की शैली है नागर, द्रविड़, वेसर और पंचायतन। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में है। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर जी। तो जीबी मावलंकर जी क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे हमारे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। पूरा करने का श्रेय दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी कुतुब मीनार की, जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो भारत में जो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। तो गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का आविष्कार। अगला प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है डायोप्टर में। यहाँ पे ये गलत है, डायोप्टर में व्यक्त की जाती है लेंस की क्षमता। तो डायोप्टर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का क्या कारण है? तो उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है भाप की गुप्त ऊष्मा। तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है? जलन होने का कारण है सबसे ज़्यादा भाप से जलने पे। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो आपकी पर्णहरित की वजह से रंग हरा होता है पत्तियों का, क्लोरोफिल की वजह से। अगला प्रश्न है ग्रह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही वह बल है जो ग्रहों को एक कक्षा में बांधे रखता है। तो इसका सही जवाब हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। तो ये तो सबको पता है अमूमन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों जो टैक्स थे वो मराठों द्वारा लिए जाते थे। और चौथ और एक और दूसरा है सरदेशमुखी, दोनों ही मराठों द्वारा उगाए जाते थे। अगला है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो विनोबा भावे जी ने की थी। तो विनोबा भावे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के प्रणेता। अगला प्रश्न है किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। लॉर्ड मैकाले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो देखिए नींबू और संतरे दोनों में, जितने भी रसदार फल हैं उन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। तो विटामिन सी किस में पाई जाती है? नींबू और संतरे में। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है?
तो पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद आपका सबसे सर्वोच्च स्थान होता है, उसके बाद नगर पंचायत और उसके बाद ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी आपकी न्यूटन ने। तो न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षण से संबंधित है। ये प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल कूद का जो भी प्रशिक्षक होगा, जो ट्रेनर होगा, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के जो नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता का हुआ था। मेसोपोटामिया तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे विकसित हुई थी, और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और नील नदी का वरदान ही मिस्र की सभ्यता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने लिखा था शकुंतला नाटक। ये आपको याद रखना है। तो किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केंचुआ यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। किसानों का मित्र की संज्ञा दी जाती है केंचुआ, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जाता है? तो आलू कंद है, यानी आलू तना है। तो कंद की फसल में आलू को वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। तो खैबर दर्रा स्थित है जहाँ पे ज्वार सबसे ऊंचा होता है। सॉरी, ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है आपका, कोयना बांध स्थित है किस राज्य में? तो कोयना बांध कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? कोयना नाम से ही नदी है, यहाँ है। इसकी वजह से भूकंप भी आया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और ये बांध एक फॉल्ट लाइन पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा के लिए जिम्मेदार है जो कि। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध किस अवधि में लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 की अवधि में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने इन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपकी ज्योतिबा फुले जी ने, जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत काम किया, और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत काम किया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल पर्वत किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल जो है वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। पर्वत नहीं है ये, कौन सा मंडल है? तो ये बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है सबसे दूर वायुमंडल। अल्लाह रखा किसके वादन के अल्लाह रखा किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो अल्लाह रखा तबला वादन के लिए प्रख्यात थे। तो तबला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आपका एलोरा में स्थित है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। अगला प्रश्न है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो पानी और चौक के मिश्रण को किया जा सकता है अवसादन द्वारा पृथक। तो अवसादन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के कवि हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और वो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल मिला था, टैगोर साहब। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत जो अमरनाथ स्थित है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है।
तो जापान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था, तो नेकचंद यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनके फौलादी इरादों के लिए जिन्होंने रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है आपका वो अमृतसर शहर में स्थित है, तो अमृतसर शहर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने कहा था कि जय जवान यानी कि सीमा पर जवान रक्षा करे और किसान अन्न उपजाए, जब तक किसान और जवान दोनों की जय जयकार नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये लाल बहादुर शास्त्री के कथन थे। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव आपके सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है टाइटन शब्द का संबंध किस ग्रह से है? तो टाइटन शब्द का जो संबंध है वो शनि ग्रह से है। अगला प्रश्न है आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आनंद मठ पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 212 सेल्सियस होता है। और अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी आपकी खोज यहाँ से। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है आपकी दोस्तों वो संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हमने उसी को टारगेट करके ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, आपकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर चालू करें ताकि हमारी तरफ से जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना है और नोटिफिकेशन मिलते ही आपको अगली वीडियो को भी देखना है। ये सीरीज़ को आपको बंद नहीं करना है, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।